Brand equity is defined as the differential impact that a brand possess in the response of a consumer. ब्रांड इक्विटी का मतलब ये होता है कि द डिफरेंशियल या डिफरेंस इम्पैक्ट जो भी किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या ब्रांड का कंज्यूमर की तरफ से उसको मिलता है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी. इक्विटी इज पैसा, दौलत, ओनरशिप, समथिंग of value, something of differentiation, something of attribute जो कि कंज्यूमर समझता है इन द ब्रांड, जो कि कंपेटिटिव ब्रांड में उसको नज़र नहीं आती. आपने ये देखा होगा अमूमन लिखा होता है कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ 2020, 21, 22, फिर उसकी एक रैंकिंग दी होती है और साथ एक अमाउंट मेंशन्ड होती है. जैसे ये 2022 की एक रैंकिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि एप्पल की जो वर्थ है दैट इज 355 बिलियन यूएस डॉलर, अमेजोन इज 350 बिलियन यूएस डॉलर, गूगल इज 263 बिलियन यूएस डॉलर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर कहाँ से आता है, ये अमाउंट कैसे डिफाइन होती है. वैसे देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की ब्रांड इक्विटी इज 355 बिलियन यूएस डॉलर. व्हाट इज द जीडीपी साइज ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जीडीपी का साइज कितना है. जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर कितनी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, कितनी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, कितनी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट की, कितनी प्राइवेट सेक्टर ने स्पेंडिंग की, और कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेट बैलेंस है. तो किसी भी मुल्क की टोटल मलकियत कौमी पैदावार इज जीडीपी. पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, 357 बिलियन यूएस डॉलर, और एक एप्पल कंपनी की टोटल वर्थ इज 355 बिलियन यूएस डॉलर. मतलब अगर आप एप्पल का सीईओ ये कहे कि मैंने ये कंपनी बेचनी है और पाकिस्तान खरीदना है तो उसको सिर्फ 2 बिलियन डॉलर और डालने पड़ेंगे और पाकिस्तान खरीदेंगे. इट्स सो सिंपल. तो दिस इज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल कलोनियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. जब एक पूरे मुल्क की टोटल कौमी पैदावार, पाकिस्तान शायद दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, और उसकी टोटल औकात एक कंपनी के बराबर है. उतार दे, उसका क्या जाएगा, एक कंपनी है फिर बना लेगा. और इसमें जो दूसरा फैक्टर है ना नोट करने वाला वो ये है कि टॉप 4 कंपनीज, जो ये लीडिंग 4 कंपनीज है, अगर 5वीं को हम निकाल भी दें वो थोड़ी सी पुरानी है. वैसे तो टॉप 10 को भी हम उसमें डाल सकते हैं अगर हम टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लें. दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनीज जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, उन सब की एज 30-40 साल से ज़्यादा नहीं है. एक कंपनी 30-40 साल पहले बनी और इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होती है. सो दिस इज़ न्यू ट्रेंड. हमारे लिखा होता है रफ़ीक स्वीट हाउस कायम शुदा 1927, 1927 से लेकर 2022 आ गया है 2 दुकानें में. हाफिज जूस कॉर्नर अनारकली 1917, एक ही हमारी एक ही ब्रांच है. अब ये फ़ख्र की बात है कि शर्म की बात है कि 100 साल से ज़्यादा तुम्हें हो गए हैं, एक ही दुकान लेके बैठे हो और फ़ख्र से लिखा हुआ कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं. तो ये मार्केटिंग, दिस इज मार्केटिंग. सो द ग्लोबल ब्रांड्स. वैसे आपके लिए अब आखिरी क्लास है तो दिस इज़ फूड फॉर थॉट. आप इस बात पे सोचिएगा क्योंकि पिछले दिनों एक जगह पे ये सवाल उठा है कि ऐसा क्यों है, यही वाली लिस्ट देखने के बाद, कि 40 साल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, 30 साल में कंपनी बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई. ऐसी कोई कंपनी ना पाकिस्तान से निकली है, ना इंडिया से निकली है, ना बांग्लादेश से निकली है, इवन साउथ एशिया से भी कोई ऐसी कंपनी नहीं निकली कि जो
मतलब जैसे अब फेसबुक है, या फेसबुक को लें या गूगल को ले लें, तो मतलब 20-25 साल पुरानी कंपनी है, 20-25 सालों में दुनिया के ग्लोबल प्लेयर्स बन गए। तो साउथ एशिया में से ऐसी कोई कंपनी क्यों नहीं निकलती, पाकिस्तान इंडिया से क्यों नहीं निकलती? एक वजह तो वो जो मैंने बता दी ना, कि वो 1927 में हमने दुकान बनाई थी, आज दो हैं। 1917 में हमने जूस कॉर्नर खोला था, एक ही है और कोई नहीं हमारा। एक वजह तो ये मेंटेलिटी है कि हमने स्केल अप करना ही नहीं होता। और भी कोई वजह हो सकती है, बिजनेस के स्टूडेंट होने की वजह से सोचे इसके ऊपर। ब्रांड एज, ब्रांड होता क्या है? इट कुड बी अ नेम, it could be a term, it could be a sign, symbol, design, or combination of them, intended to identify the goods or service, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द कंपेटिटर्स। कि ब्रांड के अंदर इट कुड बी अ नेम, जैसे डेल एक नाम है। अ टर्म, कोई टर्म भी हो सकती है, जैसे पेप्सी इज अ टर्म। इस ऐसा कोई लफ्ज नहीं एग्जिस्ट करता था, ये दिस इज अ टर्म। एचपी इज अ टर्म। और अ सिंबल, मैकडोनल्ड का एम बना होता है। और अ डिज़ाइन, पेप्सी का वो गोल सा बना होता है, दो कलर्स हैं उसके। और अ कम्बिनेशन ऑफ देम, हो सकता है इनका कम्बिनेशन हो, जैसे कोका कोला भी लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, और साथ एक ब्रांड का भी बना हुआ है, नाइकी भी लिखा हुआ है, साथ टिक का मार्क भी लगा हुआ है। सो द ब्रांड इज अ नेम, अ टर्म, अ साइन, अ सिंबल और डिज़ाइन, और अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। इंटेंशन क्या होती है कि आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जा सके। और ब्रांड रोल क्या प्ले करते हैं? ब्रांड आइडेंटिफाई द मेकर ऑफ अ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये पता चलता है कि बनाया किसने है, और कंज्यूमर को अलाउ करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस को साइन कर सकें, कि ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये किस सप्लायर की है, किस कंपनी की है। अगर वो मेल फंक्शन करती है तो उससे बात की जा सके। ब्रांड का रोल क्या होता है फॉर कंज्यूमर? कंज्यूमर में इवेलुएट द आइडेंटिकल प्रोडक्ट डिफरेंटली। आपको पता चल जाता है कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है, ताकि आप फ्यूचर में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। पर्सनल मीनिंग भी होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जिसके पास एप्पल होता है, वो जब भी जाता है सबसे पहले एप्पल का फ़ोन उठाएगा, रखेगा, टेबल के ऊपर रखेगा, ताकि पता चले मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। गाड़ी की चाबी रखेगा ताकि पता चले। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी लोगों की लिंक्ड होती है विद द ब्रांड्स। देन फुलफिल एंड एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, सेटिस्फाई द नीड्स एंड द वांट्स, ताकि अपनी जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। कंपनी के लिए या फर्म के लिए ब्रांड का क्या रोल होता है? इट प्रोवाइड अ लीगल प्रोटेक्शन, और अपने जो यूनिक फीचर्स हैं और प्रोडक्ट की एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्रेडिबिलिटी असाइन की जा सके, कि हमने अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी के लिए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो कंपेटिटर से डिफरेंट करना है अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को, दिस इज अनदर रोल जो कि कोई भी ब्रांड परफॉर्म करता है। और ब्रांड कैन बी अ पावरफुल मीन टू सिक्योर अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कि ऐसा एडवांटेज जो कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से मिला हुआ है, दैट डिस्टिंग्विश योर सेल्फ और योर कंपनी फ्रॉम द कंपटीशन। कंपटीशन से वो चीज़ जो आपको अलग करे, उसको हम कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं। इट शुड बी लॉन्ग टर्म, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, और इट रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट विच इज डिफिकल्ट टू रिवर्स। कंपेटिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगी? कि दिस इज लॉन्ग टर्म, it cannot be copied, or it required heavy investment which is difficult to reverse. The branding plays this role for various companies, जिसमें the source of competitive advantage is the brand। यहाँ पे आप दोबारा वो जो कोका कोला और पेप्सी की कोला वॉर वाली कहानी है फिट कर सकते हैं, कि जो competitive advantage का सोर्स था कोक के लिए, वो उसका ब्रांड था। So the source of competitive advantage can be your brand। ब्रांड को हमने डिफाइन कर लिया। सो व्हाट इज द ब्रांडिंग? द ब्रांडिंग इज प्रोसेस ऑफ
endowing product and services with the power of a brand. It is all about creating differences between products. प्रोडक्ट कैटेगरी तो सेम ही होगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द ब्रांड आप एक डिफरेंशिएटिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अबाउट योर प्रोडक्ट और अ सर्विस. देन हाउ कैन वी डिफाइन द ब्रांड इक्विटी? शुरू में मैंने कहा था कि ब्रांड इक्विटी इज द differentiating impact or a differentiated response of a customer towards your brand. So brand equity is the added value endowed to a product and service with the consumer. जब कंज्यूमर ये समझे कि इस प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कुछ ना कुछ मुझे एडेड वैल्यू मिल रही है, तो उस केस में हम इसको ब्रांड इक्विटी कहेंगे. It may be reflected in the ways of consumer feel, think, and act with respect to the brand as well as to the price, market share, and profitability it commands. अगर आपके ब्रांड की एसोसिएशन पॉजिटिव है, ब्रांड इक्विटी स्ट्रांग है, तो कंज्यूमर वुड बी हैप्पी टू पे द प्रीमियम प्राइस एज वेल. ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकता है. ब्रांड इक्विटी के डायमेंशंस होते हैं कि किन चीज़ों से मिल के आपके ब्रांड की इक्विटी बनती है. देयर आर 4 dimensions of a brand equity. First is brand loyalty, then there is brand awareness, then brand association, and the fourth is perceived quality. कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे परसीव करता है. ब्रांड इक्विटी के बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी. CBBE भी इसको कहते हैं. CBB इज द डिफरेंशियल effect brand knowledge has on the consumer response to marketing of that brand. जब आप मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर का जो डिफरेंशिएटेड इम्पैक्ट आएगा फॉर योर ब्रांड, दैट वुड बी CBBE. और देर आर 3 की इंग्रेडिएंट्स जिनकी वजह से कस्टमर बेस ब्रांड इक्विटी बनती है. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज डिफरेंस इन द कस्टमर रिस्पॉन्स. कि अगर आपके ब्रांड पोजीशनिंग और ब्रांड की कम्युनिकेशन के लिए कस्टमर का जो रिस्पॉन्स आता है वो डिफरेंशिएटेड आता है, तो दिस वुड इंडिकेट कि आपके कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी एग्जिस्ट करती है. देन सेकेंड इंग्रेडिएंट इज द ब्रांड नॉलेज. ब्रांड नॉलेज का क्या मतलब है कि जैसे टोयोटा को एसोसिएट किया जाता है कि इट इज़ रिलायबल, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इज द ब्रांड एसोसिएशन. सो इट वुड लीड टू द ब्रांड नॉलेज कि कस्टमर का ब्रांड नॉलेज, थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं एसोसिएटेड विद द ब्रांड. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी फेवरेबल एंड इट शुड बी यूनिक. एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट इज कॉल्ड कि कस्टमर की जो ब्रांड इक्विटी है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द marketing of that brand. Greater brands earn greater revenues. So this is called customer based brand equity. It has 3 ingredients. One is कि कस्टमर का जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स है दैट वुड डिफाइन ब्रांड इक्विटी, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी. देन द ब्रांड नॉलेज एंड देन ब्रांड प्रेफरेंसेस और एसोसिएशंस. What is the brand promise? A brand promise is the marketeer's vision what the brand must be and do for the consumer. This is called brand promise. कि मार्केटियर क्या समझता है कि उसकी प्रोडक्ट और सर्विस और उसके ब्रांड के लिए कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडिकेटिव हैं कि कस्टमर उन फीचर्स को एसोसिएट कर सकता है ब्रांड के साथ. जैसे हमने BMW की बात की, तो व्हाट इज द ब्रांड प्रॉमिस ऑफ BMW? Performance plus luxury. What is for Toyota? Performance and reliability. What is for Apple? What is the brand promise of Apple? Easy to use, irrelevant attitude, or class, status symbol. So these are the brand promises जो कि मार्केटियर समझता है कि कस्टमर ब्रांड के साथ एसोसिएट करेगा.
अच्छा, ब्रांड इक्विटी के बारे में हमने बात की थी कि दिस इज द डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स द ब्रांड। और जो हमने लीडिंग ब्रांड्स पढ़े थे 2022 के, उनके साथ एक अमाउंट मेंशन थी। तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? दैट अमाउंट इज कैलकुलेटेड थ्रू ब्रांड इक्विटी मॉडल्स। और इसके लिए स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट फर्म्स हैं। मैकेंजी कंसल्टिंग फर्म है एक अमेरिका की, जो कि स्पेशलिस्ट है। दे कैलकुलेट द ब्रांड इक्विटी ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। पाकिस्तान की लोकल कोई ऐसी फर्म नहीं है जो कि ब्रांड इक्विटी को मैयर कर सके। तो ब्रांड इक्विटी को मैयर करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें से जो पहला ब्रांड मॉडल है दैट इज ब्रांड एसेट वैल्यूएटर, जो कि एक यंग एंड रूबी केम एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जिन्होंने बनाया था। इसको ब्रांड एसेट वैल्यूएटर को BAV भी कहा जाता है। दिस वाज बेस्ड ऑन अ रिसर्च विद मोर देन 800,000 कंज्यूमर्स इन 51 कंट्रीज, जिन्होंने डिफरेंट ब्रांड्स को हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर इवेल्युएट करके इस ब्रांड इक्विटी मॉडल को बनाया था। देयर आर फोर की components pillars of the brand equity according to the brand's evaluator model. फर्स्ट इज एनर्जाइज डिफरेंशिएशन, कि आपका जो ब्रांड है दैट शुड इनर्जाइज एंड द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विद इट्स प्राइसिंग पावर, कि आपके ब्रांड का जो इम्पैक्ट हो दैट शुड एनर्जाइज द डिफरेंशिएशन। दूसरा इसका पिलर यह है कि इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंस measures the appropriateness and breadth of the brand's appeal, कि ब्रांड की जो अपील है वो कस्टमर के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। देन देयर इज एस्टीम फैक्टर। The third component of BAV model is esteem. It measures the perception of quality and loyalty and how well the brand is regarded and respected. The fourth component of BAV model is knowledge. It measures how aware and familiar customers are with the brand and depth of their experience. So this is BAV model. It functions like कि इसमें आपने ब्रांड स्ट्रेंथ और ब्रांड स्टेचर को कैसे इवेलुएट करना है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज डिवेल्प बाय एनालाइजिंग द डाटा ऑफ 800,000 कंज्यूमर्स इन 51 कंट्रीज। तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड फर्म का काम है जो कि ब्रांड एसेट वैल्यूएटर को इस्तेमाल करते हुए आपके ब्रांड की इक्विटी को मैयर कर सकती है। The energized differentiation is defined as the brand's point of difference relative to the margin and cultural currency. And the relevance is how appropriate the brand is to the consideration and trial. इससे आपके ब्रांड की स्ट्रेंथ बनेगी। इट वुड लीडिंग इंडिकेटर फॉर फ्यूचर ग्रोथ वैल्यू। इन दोनों से मिलके आपके ब्रांड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन किया जाएगा और स्टीम और नॉलेज से आपके ब्रांड का स्ट्रेचर बनेगा। इट वुड इंडिकेट द करंट ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ योर ब्रांड। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल जिससे आप अपने ब्रांड की इक्विटी को मैयर करवा सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। दिस इज द जॉब ऑफ ए स्पेशलाइज्ड फर्म। बीइंग अ मार्केटियर आपको इन ब्रांड्स के मॉडल्स का, ब्रांड इक्विटी मॉडल्स का पता होना चाहिए। द सेकेंड brand equity model is called brand resonance model. Brands marketing research consultant Millward Brown and WPP have developed a brand model of brand strength, the heart of which is brand dynamic model, a system of brand equity measurement based on Brown's meaningfully different framework. इसमें जो आउटकम निकलती हैं मैयर की वो क्या क्या निकलती हैं? The success of a brand alone along these three dimensions in turn is reflected in three important outcome measures. What is the power of your brand? How premium is your brand? And it can command the price premium relative to the product category average. Or what is the potential of your brand? The probability that the brand will grow in value share. This is how the brand resonance model
look like. सेलियंस का क्या मतलब होता है? सेलियंस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जिसके ऊपर क्वालिफाई करके कोई भी ब्रांड या प्रोडक्ट एक सर्टन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। उसके बाद कस्टमर जब सेलियंस को क्वालिफाई कर लेता है तो गो फॉर परफॉर्मेंस एंड इमेजरी के कस्टमर के माइंड में परफॉर्मेंस का क्या क्राइटेरिया बनता है और उसको इमेज कैसे करता है अटेंडेंस का रजिस्टर में। जब परफॉर्मेंस और इमेजरी को क्वालिफाई कर लिया जाता है तो देन इट गोज फॉर जजमेंट एंड फीलिंग एंड देन रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है कि व्हेन एसोसिएशन ऑफ अ ब्रांड एंड अ प्रोडक्ट आर सो पावरफुल, थिंक ऑफ अ ब्रांड अंडर वेरियस परचेज एंड कंजम्पशन सिचुएशंस। अक्रॉस द सिचुएशन जब आपके ब्रांड को रिकॉल किया जा सके, दिस इज कॉल्ड ब्रांड सेलियंस। ब्रांड परफॉर्मेंस इज हाउ वेल द ब्रांड प्रोडक्ट सर्विस मीट द कस्टमर्स फंक्शनल नीड्स। जिस काम के लिए प्रोडक्ट और सर्विस ली गई है उस फंक्शनल नीड को वो प्रोडक्ट वो ब्रांड पूरा कर रहा है। Then there is a brand imagery. Imagery describe the extrinsic properties of a product or a service, including the way the brand attempt to meet the customer's psychological or social need. Extrinsic, extrinsic होता है अंदरूनी। हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वी एम्प्लॉय द ब्रांड इमेजरी पार्ट। Then it leads to brand judgment, focus on the customer's own personal opinion and relations. It would lead to brand feeling, जो कि कस्टमर के इमोशनल रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू द ब्रांड है। एंड देन इट वुड रिजल्ट इन ब्रांड रेजोनेंस। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स have with the brand and extend to they feel in sync। जैसे होता है ना सिंक्रनाइज हो जाना, इन सिंक विद द ब्रांड। जब आप अपने आप को कस्टमर अपने आप को ब्रांड के साथ सिंक फील करता है, इन सिंक्रनाइज फील करता है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड रेजोनेंस। द नेक्स्ट मॉडल इज ब्रांड डायनामिक मॉडल। इट स्टार्ट विद द ब्रांड एसोसिएशन, और ब्रांड एसोसिएशन के लिए इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी डिफरेंट एंड इट शुड बी सेलियंट। ब्रांड एसोसिएशन वुड लीड टू ब्रांड प्री डिपोजिशन। प्री डिस्पोजिशन का क्या मतलब है कि प्री डिस्पोजिशन में कस्टमर ब्रांड के साथ अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर बंधा हुआ पाता है। और जो ब्रांड की प्री डिस्पोजिशन है इट शुड बी पावरफुल, इट शुड बी प्रीमियम एंड इट शुड हैव द पोटेंशियल टू कन्वर्ट द एटीट्यूड इनटू द बिहेवियर। और इट वुड लीड टू कि कस्टमर का जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स है इट वुड लीड टू द मार्केट, और उसके बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ब्रांड इक्विटी मॉडल, जिसमें आप ब्रांड के डायनेमिक्स को इन द टर्म्स ऑफ ब्रांड एसोसिएशन, जो कि मीनिंग, डिफरेंशिएशन, सेलियंट और ब्रांड की प्री डिस्पोजिशन में पावर, प्रीमियम और पोटेंशियल को ट्रांसलेट करते हो इनटू योर मार्केट शेयर। बीइंग अ मार्केटर यू शुड नो कि आपने अपनी ब्रांड इक्विटी को बिल्ड कैसे करना है। वाइल बिल्डिंग योर ब्रांड इक्विटी द इनिशियल चॉइसेस फॉर ब्रांड एलिमेंट्स। अब ये ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी बात होनी चाहिए थी लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है। ब्रांड एलिमेंट्स आर ब्रांड नेम्स, यूआरएल्स जो कि ईमेल का एड्रेस होता है आपका, लोगोज, सिंबल्स, जैसे हमने कहा कि एम लिखा हो तो इस सिंबल से आपको पता चलता है मैकडोनल्ड है। करेक्टर्स, उनका वो जो जोकर है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाता है। स्पोक्स पीपल, स्लोगन्स, जिंगल्स और पैकेजिंग, तो ये सारे ब्रांड एलिमेंट्स कहलाते हैं कि जिनको मिल के किसी भी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन बनती है। दूसरे लेवल पे द प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड अकम्पनी द एक्टिविटीज और सपोर्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ब्रांड एलिमेंट्स तो आपने बना लिए लेकिन उनको आपने रीइंफोर्स कराते रहना है थ्रू मार्केटिंग प्रोग्राम्स। और उसके बाद आप इनडायरेक्टली और अदर एसोसिएशन भी अपने ब्रांड की बनाते रहते हैं थ्रू पर्सन, प्लेस और अदर। नहीं मिला, क्या कहते हैं, थिंग्स। Once you design the
ब्रांड इक्विटी मॉडल्स एंड लोगों के ब्रांड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन द ब्रांड एलिमेंट्स. क्या मतलब है कि आपने कुछ ब्रांड के साथ नीचे लिखा होता है आर, उसका मतलब होता है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते. पिछले सेशन में हम जो बात कर रहे थे कि स्टारबक्स ने क्यों केस किया सरदार बक्स के ऊपर और सतार बक्स के ऊपर, क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क है. वो जो लोगो है दैट इज रजिस्टर्ड विद देयर नेम. While selecting the brand elements, you have to choose the criteria कि किस criteria के ऊपर आपके brand elements को qualify करना चाहिए. It should be memorable, it should be meaningful, it should be likable, it should be transferable, it should be adoptable और it should be protectable. उसको आप protect की भी कर पाओ, ये ना कि कोई कॉपी कर जाए. आप लिखना शुरू कर दें फिर एक पेज के ऊपर अटेंडेंस अपना लेके पीछे देते हैं. सो दीज आर द क्राइटेरियाज जिनको आपने फॉलो करके ब्रांड के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है. और ब्रांड एलिमेंट्स को बनाते हुए यू हैव टू डिज़ाइन द होलिस्टिक मार्केटिंग एक्टिविटीज़. ब्रांड्स अलोन नॉट बिल्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से आपके ब्रांड्स नहीं बनेंगे. आपकी जो क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट है, द वे प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड, ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं इन द ब्रांड एलिमेंट्स. While developing the brand elements, you have to create a brand contact, which is information bearing experience, whether positive or negative, a consumer or a prospect have with the brand. आपको ब्रांड का कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा. दीज आर कॉल्ड ब्रांड टच पॉइंट्स. अब ये ब्रांड टच पॉइंट्स क्या होते हैं? Each and every encounter of a consumer with the brand is called a brand touch point. आपको किसी भी ब्रांड का पूरे उनके मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जहाँ से भी इंटरेक्शन होगा दैट वुड बी द ब्रांड टच पॉइंट. एंड वाइल डेवलपिंग द ब्रांड एलिमेंट्स यू हैव टू यूज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसके ऊपर हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बात कर दी कि 8 डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं. उन तमाम टूल्स को साइनर्जी के साथ इस्तेमाल करके, इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करके यू डिवेल्प अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड. कुछ प्राइमरी एसोसिएशंस होती हैं ब्रांड के साथ, जैसे हमने अभी बात की कि फॉर BMW प्राइमरी एसोसिएशन इज परफॉर्मेंस एंड लग्जरी. फॉर टोयोटा इट इज़ रिलायबिलिटी. फॉर नाइकी इट इज़ स्टाइल. फॉर एप्पल इट इज़ ईजी टू यूज़. इनको कहते हैं, ये है प्राइमरी ब्रांड एसोसिएशन के ब्रांड का नाम सुनते ही आपको पहला ख्याल क्या आता है. देयर आर सम सेकेंडरी एसोसिएशंस एज वेल. इनको कहा जाता है कि आप ब्रांड इक्विटी को इन्हेंस कर सकते हैं बाय बारोइंग द सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन. के जब इनकाउंटर होता है किसी भी कस्टमर का ब्रांड के साथ, तो देयर आर सर्टन सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन जो कि डेवलप की जा सकती हैं, जिससे कस्टमर मीनिंग ड्रॉ करता है अपने ब्रांड की, प्रोडक्ट की और सर्विस की. तो सेकेंडरी जो सोर्स हो सकते हैं ब्रांड नॉलेज के, वो ये हो सकते हैं. ब्रांड को जिस जगह से मार्केट किया जा रहा है वो प्लेस कुड बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ ब्रांड एसोसिएशन. कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस कंट्री की है वो? जापान असेंबल्ड. ये सोनी है लेकिन ये जापानी सोनी है, लेकिन ये चाइना का बना हुआ है. तो कंट्री ऑफ ओरिजिन से एक क्वालिटी की या सस्ते होने की एक फीलिंग आती है. इनको भी हम कहते हैं कि these are called secondary sources of brand association. देन आप कौन से चैनल्स इस्तेमाल करते हैं. फिर थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट्स होती हैं. फिर आप अपने आप को कुछ कॉजेज़ के साथ लिंक कर देते हैं जिससे आपकी ब्रांड एसोसिएशन बनना शुरू हो जाती है. देन यू स्पॉन्सर डिफरेंट इवेंट्स. अब ये सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन हैं. देन मुख्तलिफ लोग जब आपका ब्रांड इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के साथ, उनकी इंडोर्समेंट के साथ, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्होंने कोई शर्ट बनाई, वो शर्ट पहन के आप मार्केट में चले जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ कैन बी ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन. आप ब्रांड की जो ब्रांड एक्सटेंशंस होती हैं, दोज कुड बी अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन. देन
कंपनी itself could be a source of brand association. उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं? इंग्रेडिएंट्स could be a source of secondary association. ये ब्रांड है डेल का, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल कोर i5. इंटेल और कंपनी है, डेल और कंपनी है. तो व्हाट इज दिस? इसका जो प्रोसेसर है दैट इज इंटेल का. तो अब यहाँ पे जो इंटेल है दैट इज बीइंग यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन दिस प्रोडक्ट, लेकिन वो एक सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. फिर आपकी डिफरेंट अलाइंसेज होती हैं जिनसे आप अपने ब्रांड को एसोसिएट कर लेते हो डिफरेंट दूसरी कंपनीज के साथ. जैसे हमने बात की कि स्प्राइट का और रूह अफ़ज़ा का एसोसिएशन होता है रमज़ान के अंदर, तो इट कुड आल्सो लीड्स टू सेकेंडरी ब्रांड एसोसिएशन. वो पीछे वालों को भी लेंगे. देन यू गो फॉर इंटरनल ब्रांडिंग. इंटरनल ब्रांडिंग का क्या मतलब है कि व्हेन यू यूज योर इंटरनल एम्प्लॉयज, internal organization, your suppliers to perform the branding activity. Then brand bonding, कि जब भी कंपनी और कस्टमर के दरमियान जो ब्रांड प्रॉमिस है वो पूरा किया जाएगा तो इट वुड रिजल्ट इन अ ब्रांड बॉन्डिंग. द ब्रांड प्रॉमिस विल नॉट डिलीवर अनलेस एवरीवन इन द कंपनी लिव्स विद द ब्रांड. जो ब्रांड का प्रॉमिस है इसकी हमने डेफिनेशन पहले देख ली है. देन अगेन हम हाउ कैन वी मैयर द ब्रांड एक्विटी. मैयरमेंट के ऊपर हमने मेरे ख्याल है पिछली 6-7 क्लासों में बहुत ज़्यादा बात की है कि मैयरमेंट बहुत ही क्रिटिकल होती है कि हाउ कैन यू मैयर योर एफर्ट्स. तो एक ऑप्शन कोड भी कि आप अपनी इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करें और ट्रैक करें कि जो ब्रांड इक्विटी है उसकी वजह से कस्टमर के रिस्पांस और ब्रांड नॉलेज के अंदर और ब्रांड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या तब्दीली आई है. देन डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है कि आप अपनी सेल्स को देखें कि जो सेल्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपकी ब्रांडिंग की वजह से. देन यू गो फॉर अ brand value chain analysis. It is a structured approach to assess the sources and outcomes of the brand equity and the way marketing activities create brand value. Value chain क्या होती है? What is value chain? Value chain शुरू की क्लासे में पढ़ा था हमने मिड टर्म से पहले. वैल्यू चेन इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल प्रोडक्ट को फाइनलाइज करती हैं. इसी तरह से जैसे वैल्यू चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, इसी तरह से सिमिलरली ब्रांड वैल्यू चेन भी एग्जिस्ट करती है जिसमें कंपनीज अपने ब्रांड्स की वैल्यू चेन को एनालाइज करते हैं और उसको इन्हेंस करते हैं. वैल्यू स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं कि आपने जो मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उससे कस्टमर के माइंडसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ब्रांड की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या पड़ा और शेयर होल्डर के लिए क्या वैल्यू जनरेट हुई, और इनके ऊपर इम्पैक्ट कौन कौन सी चीज़ें करेंगी, मॉडरेट कौन कौन सी चीज़ें करेंगी. इनको कहते हैं मल्टीप्लायर्स. जैसे आपके प्रोग्राम के मल्टीप्लायर्स हैं. जो मार्केटिंग का प्रोग्राम आपने बनाया वो डिस्टिंक्टिव था, वो रेलिवेंट था, वो इंटीग्रेटेड था, इट हैज़ अ वैल्यू और उसके अंदर एक्सीलेंस थी. देन कस्टमर मल्टीप्लायर कि कस्टमर का कंपेटिटिव रिएक्शन क्या था, चैनल की सपोर्ट क्या थी, कस्टमर का साइज क्या था. और फिर मार्केट मल्टीप्लायर के मार्केट के डायनामिक्स कैसे थे, ग्रोथ का पोटेंशियल कितना था, रिस्क का प्रोफाइल क्या है और ब्रांड की कंट्रीब्यूशन क्या है. देर आर टू अप्रोचेज जिसकी वजह से जिनकी मदद से यू कैन एनालाइज एंड यू कैन इवेलुएट कि आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड इक्विटी है वो क्या है. वन कोड भी ब्रांड ऑडिट, जिस तरह मैंने कहा था कि जो ब्रांड इक्विटी मॉडल्स हैं वो भी एक स्पेशलाइज्ड काम है, वो मुख्तलिफ कंपनीज करती है. इसी तरह से जो ब्रांड ऑडिट है और जो ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज़ है इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं जिनका ये काम है और वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की ब्रांड ऑडिट करके आपको दे सकते हैं. टू कंक्लूड